नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग इसे पढ़ चुके हैं कि प्रकाश के परावर्तन और उससे ऊपर के जितने बिंदु सारे बिंदु को हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम हालांकि हम पहले बता दें, आज जिसका हम लोग रिविजन करेंगे। देख लीजिए, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये आपका समतल दर्पण है, इसका आप नाम लिख लीजिए M। ये मान लीजिए आपका ये एक प्रकाश स्रोत है, कोई भी प्रकाश स्रोत हो सकता है आपके आधार से। और ये प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण है। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी जानते ही हैं, इससे पहले वाली वीडियो में डाल चुके हैं। आपतित किरण, प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहेंगे। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को जानते हैं हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतित किरण आपतन बिंदु पर पड़ करके दूसरी तरफ उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आते हैं उसी माध्यम में दूसरी तरफ परावर्तित हो जाती है। इस किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। जहाँ आपतन बिंदु होता है, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब है, ये डाले गए लंब है, इस लंब को हम लोग अभिलंब कहेंगे। और यहीं से प्रकाश के परिवर्तन के नियम बन करके आ जाता है। जैसे देख लीजिए, आपका एक किरण ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये तीनों, तो ये तीनों मिलकर के पहला नियम बनता है। पहला नियम आपको बतलाता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर ये डाले गए लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम हो। दूसरा नियम यहाँ से बनकर के आता है, देख लीजिए, कोण एक ये बना, एक कोण ये बना। आपतित किरण के साथ जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, इसको हम लोग आपतन कोण कहेंगे। ये देखिए, आपका परावर्तित किरण, परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनेगा उसको हम लोग परावर्तन कोण कहेंगे। आपतन कोण को I से, परावर्तन कोण को R से हम लोग लिख सकते हैं। अब देख लीजिए, तो प्रकाश के परावर्तन के दो में अब ये I और R, तो ये आप जानते हैं कि I बराबर R। इसके कहने का अर्थ ये हुआ कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के होता है हमेशा। ये दूसरा का नियम कह रहा है। ये जो दूसरा जो नियम होगा ना, जो सेकंड जो नियम होगा, दूसरा नियम होगा, दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। अब यहाँ देख लीजिए, इसके बाद हम लोग आएंगे कि अब जब ये बन गया तो इससे हमको फायदा क्या होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बन करके आता है कि मान लीजिए कि ये आपतित किरण, ये आपका समतल दर्पण है और ये आपतित किरण है, और इसके बीच में जो एंगल बन रहे हैं वो कितने कितने डिग्री का होगा। इसमें से कोई एक दे दिया तो फिर हम उसको अगला कैसे निकाल सकते हैं, यानी यहीं से कोई एक क्वेश्चन बन करके आ जाता है। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपका ये मान लीजिए कि आपका समतल दर्पण हो गया और ये आपका आपतित किरण हो गया। अब कहेगा आपतित किरण और समतल दर्पण के साथ ये समतल आपतित किरण और समतल दर्पण के साथ में के बीच में जो एंगल बनेगा वो कई डिग्री का होगा। तो इसको निकालने से पहले हम लोग इसको परावर्तित करना पड़ेगा, इस किरण को। तो ये आपका परावर्तित हो गया, इसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। और ये इस बिंदु पर डाले गए लंब को हम अभिलंब कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि ये अभिलंब जो हुआ, मान लीजिए कि यह एक परी रेखा, इस पर कोई खड़ी रेखा डाला जाता है तो इसके अगल बगल में बना कोण 90 डिग्री का होता है। ये हम लोग गणित में पढ़ चुके हैं, 90 डिग्री क्या होगा। तो आप सोचिए, जरा दिमाग लगाइए कि अगर यहाँ से हम एक एंगल बनाएंगे तो मेरा 90 डिग्री का होगा। अब इसमें से क्या कहेगा कि अगर ये आपसे अगर ये एंगल पूछ ले तो हम जानते हैं कि यहाँ से 90 डिग्री होगा। तो 90 में से इसको हम, ये जो एंगल दिया रहेगा इसको हम लोग घटा देंगे, लेकिन यहाँ तो दिया नहीं है, तो आपको वहाँ पे एक एंगल दिया रहेगा।
या तो हो सकता है ये दिया रहे या आपको ये दिया रहे। जैसे मान लीजिए हम एक देकर के आपको बता देते हैं, ये आपका दे देगा मान लीजिए 60 डिग्री। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपतित किरण और समतल दर्पण के बीच में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होगा। तो हम लोग तुरंत दिमाग लगाएंगे भाई आपतित किरण कहाँ है और समतल दर्पण कहाँ है। तो ये देखिए ये आपका समतल दर्पण हो गया और ये आपका आपतित किरण होगा। तो एंगल तो यही बन रहा है ना, देखिए ये एंगल बन रहा है और हम जानते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री में तो ये 60 हो गया, तो बच गया ये ना। तो हम 90 माइनस थीटा यानी थीटा दिया है, इसमें एंगल दे दिया है, तो 90 माइनस 60 दिया है। तो अब इसको हम निकालेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 30। तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा 30 डिग्री का। अब आप देख लीजिए इसी में आपसे क्या मान लेते हैं कि आइए आपको हटा देगा। अब आपसे ये एंगल दे देगा। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा बताइए कि अगर ये आपतित किरण के साथ समतल दर्पण के साथ आपतित किरण नहीं देगा आपको, ये भी आपतित किरण भी आपको छुपा लेगा, सिर्फ बोलेगा समतल दर्पण के साथ बना एंगल 30 डिग्री का है। तो आपतन कोण कितने डिग्री का हो जो तो आपतन कोण का, तो तुरंत हम समझेंगे कि भाई आपतन कोण है कहाँ। देखिए यहाँ पे ये आपका आपतन कोण है, तो ये आपका आपतन कोण हो जाएगा। यहाँ से यहाँ 90 होगा, इस 90 में से 30 घटेगा तो बच जाएगा 60। तो ये आपका हो गया 60। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अब इसके आगे देख लीजिए इसमें एक और क्वेश्चन आपसे डाल देगा। यहीं से क्वेश्चन और डालता है, अब इसको जरा हम ऐसा मान लीजिए कि अगर ये परावर्तित नहीं होता तो इसको हम लोग ऐसे सीधा लिख सकते थे, बढ़ा सकते थे। अब ये जो बढ़ा और ये जो परावर्तित हुआ तो यहाँ और इसके बीच में एक एंगल ये बनेगा। इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, यानी कोण को, इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, इस कोण को हम लोग विचलन का कोण कहते हैं। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लिया कि विचलन कोण क्या डिग्री का होगा। तो आप जानते हैं कि अगर कोई भी रेखा अगर सीधी रेखा हो तो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। तो यहीं से एक एंगल यहीं से एक क्वेश्चन आपसे आ जाएगा कि विचलन कोण क्या डिग्री का होगा। तो आपको सिर्फ ये दिया रहेगा, तो अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये 60 डिग्री का तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या 90 डिग्री होता है, तो 60 हो गया, तो ये 30 हो गया। तो अब जरा सोचिए कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरी रेखा 180 डिग्री का हमको निकालना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ से लेकर के जब हमको यहाँ तक निकालना है तो इस सभी को जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे और ये जोड़ेंगे, और जोड़ करके देखेंगे कोण नहीं दिया हुआ है। तो आप ये दे दिया, ये दे दिया, ये आपका 30 दे दिया, तो यही ना बच गया। तो आप इसको जोड़ लीजिए, 60 और 60 कितना हो गया, 60 दूना 120, यानी कि 120 और 30 150, यानी कि 150 हो गया। तो बच गया कितना 30। तो आपका ये एंगल हो गया 30 डिग्री। आप इसको सभी को जोड़िएगा तो 180 डिग्री पूरा जाएगा। जोड़ करके आप देख सकते हैं 30 और 30 60 और 60 और 60 120 और 120 और 60 180 डिग्री। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको आ जाता है। तो आप ये क्वेश्चन भी आप बड़े आराम से आप इसको चाहे तो बना सकते हैं। कब, जब आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तब। आइए अब इसके आगे, अब समतल दर्पण में तो फिलहाल हमको इतना ही पढ़ना है। इस चैप्टर में 10वीं तक आपको यहाँ तक पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि अगर समतल दर्पण पर आपतित किरण पड़ता है तो प्रतिबिंब जो, देखिए हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब का बनना, तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहेंगे, और पहले प्रतिबिंब कहते किसको है। तो इन सारे बातों पर आइए पहले हम लोग देखते हैं। हम लोग सबसे जानेंगे समतल दर्पण बनेगा कैसे। तो आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी जैसे है वैसे लिख सकते हैं। लेकिन उसका एक सतह जो है ना आपको इस प्रकार से क्लई करना पड़ेगा। इस ऐसे एक तरफ से क्लई कीजिए, ये बना है। तो आपकी इच्छा है हम सर ऊपर से करें तो ऊपर से कर सकते हैं, आपकी इच्छा है नहीं सर हम नीचे से करेंगे ना, तो आप नीचे से भी क्लई कर सकते हैं, ऊपर से भी क्लई कर सकते हैं। आप देखिए हम ये जो बनाया है तो इसमें देखिएगा जो जहाँ पे क्लई, जिस भाग पे क्लई नहीं किया हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ पे इसके ऊपरी सिरा पे क्लई नहीं किया हुआ है, इसके बगल में क्लई नहीं किया है, इसके इस बगल में क्लई नहीं किया हुआ है,
तो ये जो क्लेम नहीं किया हुआ है ना, तो ये होता है परावर्तक सतह। तो आप ये दर्पण है, तो आप इसको जैसी इच्छा ना वैसे घुमा करके आप रख सकते हैं। तो हम लोग इसमें से किस एक पे चर्चा कर पढ़ेंगे। आइए देख लीजिए, इस पे देखिए, ये आपका समतल दर्पण हो गया। आइए हम ऐसे बनाते हैं हम लोग। ये अब इसमें प्रतिबिंब का बनना, तो मान लीजिए प्रकाश स्रोत ये आया, इधर गया, तो आपसे यहीं से प्रतिबिंब के परिभाषा आपसे आएगा। देखिए अब प्रतिबिंब की परिभाषा, तो किसी बिंदु स्रोत से, यानी जहां से प्रकाश निकले, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। और यही प्रतिबिंब आपका दो प्रकार के हो जाते हैं। एक होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, सेकेंड होगा आपका काल्पनिक। अब देख लीजिए, तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा ना, वह जब किसी बिंदु स्रोत से जो प्रकाश आएगी परावर्तन के बाद वास्तविक रूप से कट करके बनेगा। लेकिन काल्पनिक जो प्रतिबिंब होगा ना, वो वास्तविक रूप से कटेगा नहीं, बल्कि उसको हम लोग कल्पना कर करके क्या करेंगे? बनाएंगे काल्पनिक प्रतिबिंब को। तो अब हम लोग कहेंगे कि ये आपको ऐसा 10वें चैप्टर में जो पढ़ना है वहीं तक हम लोग पढ़ाएंगे कि ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है और ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब है, दोनों का कार्य क्या है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं ना, उस वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग किसी भी पर्दे पे ला सकते हैं। लेकिन जो काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं ना, काल्पनिक प्रतिबिंब को हम किसी पर्दे पे ला नहीं सकते हैं। लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब को बनाने के लिए जो दर्पण होंगे ना, दर्पण के जो परावर्तक सतह होंगे वह चिकना होना जरूरी है। तो अब ये जो सतह होते हैं ना, ये सतह दो प्रकार के होते हैं। एक सतह आपका होगा चिकनी सतह, और सेकेंड जो आपका होगा उसको हम लोग, चलिए, तो ये सेकेंड जो होगा आपका ना वक्र सतह होगा। अब चिकनी सतह, तो ये अगर इस प्रकार के सतह है तो इसको हम लोग चिकनी सतह कहेंगे। अगर इसमें वक्र सतह आएगा ना, तो ये चिकना पर नहीं रहेगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। अब यहां से देख लीजिए, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर हम चिकनी सतह पर किसी प्रकाश स्रोत से आती किरण को आपतित करेंगे तो उसकी जो आकृति होगी वह कैसी होगी? तो वह नियमित होगी। कैसे होगी? नियमित। और नियमित कैसे होगी? जैसे देख ले, मान लीजिए ऐसा है तो यहाँ से पुनः अगर यहाँ से आएगा, ऐसा आएगा तो ऐसे इस प्रकार से, थोड़ी पुनः यहाँ से आएगा, यहाँ हो जाएगा, पुनः, यानी एक निश्चित क्रम में अपना बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इसमें देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ अगर हम ऐसे बना रहे हैं ना, ये मान लीजिए बना लिए, और ये आपका कोई प्रकाश स्रोत होगा, यहाँ से अगर आए यहाँ पे, तो हो सकता है यहाँ पे गया, हो सकता है कि अगर यहाँ पे आया तो हो सकता है ऐसे भी जा सकता है, हो सकता है कि अगर कहीं यहाँ पर है तो हो सकता है ऐसे भी जा सकता है, हो सकता है कि कहीं यहाँ पे आकर, यानी कि यह एक नियमित कार्य में नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग जो वक्र सतह से जो परावर्तन होता है ना, तो इससे हम लोग किसी भी प्रतिबिंब को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन चिकनी जो सतह हुआ, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वक्र सतह से जो परावर्तन होता है ना, वह कैसा होता है? तो अनियमित कार्य होता है। नियमित कार्य नहीं होता है, यानी एक निश्चित क्रम में परावर्तित नहीं होता है, अनियमित क्रम में परावर्तित होता है। किससे? जो वक्र सतह होते हैं उससे। अब आइए इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि समतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या विशेषता होता है। तो आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, जो समतल दर्पण होते हैं ना, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब में
क्या विशेषताएं हैं या उसके जो बने प्रतिबिंब होते हैं प्रतिबिंब के क्या गुण है, तो इसके कुछ गुण को आपको लिखना पड़ेगा। तो आइए हम उस गुण पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के गुण, तो पहला जो होता है, आप यहाँ ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ये आपका समतल दर्पण हो गया, इससे जो प्रतिबिंब बनेगा, तो कहता है इसमें जो मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु को खड़ा कर लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वस्तु खड़ा है, तो ये वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा ना वह दर्पण के पीछे होगा। तो पहले ये बतलाता है कि जब वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा ना वह दर्पण के पीछे होगा। दूसरा बता है कि यह वस्तु की अपेक्षा, सेकेंड जो होगा ना वह वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब जो होगा ना ज़्यादा सीधा होगा। तीसरा बात आती है कि ये जो प्रतिबिंब जो बनेंगे ना वो पार्श्विक रूप से कैसे होंगे, उल्टा होंगे। पार्श्विक रूप से उल्टा का अर्थ होता है, अगर हम उस प्रतिबिंब में अपना चेहरा देखेंगे ना तो हम लोग बायां हाथ उठाएंगे ना तो दाहिना दिखाई पड़ेगा, और दाहिना उठाएंगे तो बायां नजर आएगा, यानी कि ये पार्श्विक रूप से उल्टा होगा। और इसी में अगर P अक्षर को लिख दिया जाए तो P Q के समान दिखाई पड़ेगा, अगर R अगर ऐसे लिखे तो ये R हमें ऐसे नजर आएगा, यानी उल्टा नजर आता है। इसी को हम लोग कहते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा नजर आता है। इसके बाद कि जितना दूर वस्तु होगा ना उतना ही दूर क्या होगा, प्रतिबिंब की भी दूरी होगी। और यहीं से एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे आ जाता है यहाँ से कि मान लीजिए कि यहाँ एक वस्तु रख दी है और वस्तु और दर्पण के बीच की जो दूरी है वह 5 सेंटीमीटर है। तो इसका जो प्रतिबिंब जो होगा ना वह कै सेंटीमीटर बनेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग गौर करेंगे कह किससे रहा है, प्रतिबिंब किससे, दर्पण से या वस्तु से। अगर दर्पण से कहे ना तो दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी होगी। तो ये जो हुआ ना, यानी कि अगर दर्पण से कहे तो दर्पण से जितना आगे है उतना ही तो पीछे होगा। तो दर्पण से अगर बोले तो दर्पण से 5 सेंटीमीटर होगा। अगर इसी में कहा दे कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, तो वस्तु तो यहाँ है ना, तो यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी होगा, तो यहाँ से 5 ये और ये 5 ये दोनों प्लस हो जाए, तो दोनों प्लस होकर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो आपको जैसे क्वेश्चन पे हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन कुछ किस प्रकार से रहा है। अगर पूछे वस्तु से 10 सेंटीमीटर, अगर पूछे दर्पण से तो 5 सेंटीमीटर। तो क्यों, क्योंकि दर्पण यहाँ है और यहाँ से प्रतिबिंब। अगर वस्तु से तो वस्तु यहाँ है और यहाँ से प्रतिबिंब। तो ये समतल दर्पण के कुछ गुण होते हैं, आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब इसके लिए अभी तक के लिए इतना ही, और कल हम लोग देखेंगे इससे आगे जो गोली दर्पण के जो मुख्य बिंदु है वो गोली दर्पण से हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही।